Good morning students. Welcome to all of you in video class. Now I am going to discuss the topic constitutional protection against detained person under preventive detention laws. It means निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्तियों के संवैधानिक संरक्षण। तो इस जो निरुद्ध व्यक्ति या डिटेन्ड पर्सन के संवैधानिक संरक्षण संबंधी विषय वस्तु को बताने से पहले मैं आप सबों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप सबों के बीच प्रिवेंटिव डिटेंशन पार्ट 1 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के मीनिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कौन कौन से ग्राउंड्स है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्यों आवश्यकता पड़ी की आवश्यकता, उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री की प्रिवेंटिव डिटेंशन किस तरह से हमारे देश में आया, उसके पहले कौन कौन से देशों में इसे किस तरह से लागू किया गया अथवा नहीं। उसके अलावे मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधिनियम के विभिन्न प्रक्रियाओं के संदर्भ में भी अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोसेस को भी बताने का प्रयास किया था। उसमें विहित प्रक्रिया संबंधी जितने भी तथ्य थे उसे समझाने का प्रयास किया था। इसमें कुछ न्यायिक निर्णय को भी बताया था और जिसके अंत में जो ये स्पष्ट करने का कोशिश किया था, यह बताने का प्रयास किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज और वर्तमान के जो निवारक निरोध विधियों में अंतर आया है। तो आज मैं पहले यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो 44वां संविधान संशोधन से पूर्व का किस अवस्था में था और बाद में 44वां संविधान संशोधन के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या उसके बाद जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अधिनियम आए उसके में भी कुछ पहले के पूर्व के तथ्यों को हटाया गया, फिर नए तथ्यों को उसमें समावेशित किया गया। अर्थात अब उक्त विधियों के अधीन डिटेन पर्सन को अपनी बचाव में न्यायालय में संरक्षण हेतु या विधि मान्यता को चुनौती देने का अधिकार भी दिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि संविधान में जो निवारक निरोधक विधि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, तथापि इसके साथ कुछ संवैधानिक संरक्षण भी प्रदान की गई है या उसके शक्तियों पहले के शक्तियों पर भी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के पूर्व के शक्तियों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 तक के प्रावधानों में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अर्थात निवारक निरोध कानून के अंतर्गत डिटेन किए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार अर्थात कुछ संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। जैसे कि
इसमें चार उसे प्रमुख रूप से चार संवैधानिक संरक्षण निरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 पार्ट 4 से लेकर पार्ट 7 तक के प्रावधानों में निहित है। जैसे पहला है कि सलाहकार बोर्ड का पुनराविलोकन, एडवाइजरी बोर्ड की रिव्यू। दूसरा है कि डिटेंशन के कारण जानने का अधिकार, कि निरुद्ध व्यक्ति को किस आधार पर डिटेंशन, किस रीजन पर उसे डिटेंड किया गया है उसको जानने का अधिकार है। और तीसरा है कि अभिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अर्थात राइट फॉर रिप्रेजेंटेशन, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अर्थात रिप्रेजेंटेशन भी अपने बचाव में देने का अधिकार है। और लास्ट है कि निवारक निरोध विधियों की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो इस तरह से प्रमुख रूप से चार संवैधानिक संरक्षण निरुद्ध व्यक्तियों को, डिटेन्ड पर्सन को, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो भी प्रावधान संविधान में निहित है अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 तक में उपबंधित किया गया है। जिसमें पहला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहला है कि एडवाइजरी बोर्ड की रिव्यू, सलाहकार बोर्ड का पुनराविलोकन, अर्थात अनुच्छेद 22 के खंड 4 में यह प्रावधान है कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत जो डिटेन्ड पर्सन है, जो निरुद्ध व्यक्ति है, वह 3 महीना से अधिक तभी रह सकता है या निवारक निरोध बोर्ड उक्त अवधि के समाप्ति के पूर्व जो डिटेंशन के पक्ष में अपना रिपोर्ट प्राधिकार को या सरकार को सौंप दे। यह पूर्व का नियम है, पूर्व का डिटेंशन लॉज है, जिसमें कितना समय दिया गया, 3 महीना का, कि 3 महीना के भीतर सलाहकार बोर्ड को उसके डिटेंशन के जो भी रिपोर्ट है वह उसे पक्ष में या विपक्ष में प्राधिकार को सौंप दे। यदि सलाहकार बोर्ड डिटेन्ड पर्सन के डिटेंशन करने के पक्ष में, अर्थात उसको निरोध रखने के कुछ तथ्यों को रिपोर्ट में सम्मिलित करके निरोध के पक्ष में यदि रिपोर्ट देता है तो सरकार उसे रनिंग हालत में, चालू हालत में रखेगी, अर्थात वह 6 महीना से साल भर तक वह उसे आगे बढ़ाएगी। यदि उससे अधिक बढ़ाने का होगा तो संसद में, पार्लियामेंट में वह विधि बनाकर उसे और भी आगे डिटेंशन में रख सकता है उस डिटेन पर्सन को। लेकिन परंतु यदि सलाहकार बोर्ड 3 महीना के भीतर यदि उसके विपक्ष में, अर्थात निरुद्ध व्यक्ति के डिटेंशन में, डिटेंशन के जो विरोध में यदि रिपोर्ट दे कि कोई भी युक्ति युक्त कारण नहीं है इसे डिटेन रखने का, तो उस पर उसी समय उसका डिटेंशन समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह निरोध से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर इस सरकार के निरोध के आदेश को रद्द करना पड़ेगा कब? जब सलाहकार बोर्ड के द्वारा उसके निरोध डिटेंशन के विरोध में यदि रिपोर्ट मिलता है तो। अगर पक्ष में मिलता है तो ऑटोमेटिक वह चलते रहेगा। तो इस पर एक मामला आया था, शिवबन लाल वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य के 1954 का मामला, जिसे आप पढ़िएगा तो और भी अधिक विस्तृत रूप से इसे समझ पाएंगे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो जनता पार्टी सरकार के समय आई, तो 44वां संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 22 के खंड 4 और खंड 7 में
संशोधन करके प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्षेत्र को सीमित कर दिया, अर्थात परिवर्तन किया गया। उसमें एडवाइजरी बोर्ड के गठन के विषय में भी कुछ विधि को निहित किया गया कि जैसे कि एडवाइजरी बोर्ड का गठन में एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर सलाहकार बोर्ड का गठन होगा और एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट के कार्यरत जज की अध्यक्षता में जो रिटायर हाई कोर्ट के जजेज होंगे वह उसके सदस्य होंगे, अर्थात सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष उक्त उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश रहेंगे और अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजेज बनेंगे। और इस तरह से सलाहकार बोर्ड को कार्यपालिका अर्थात सरकार से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने या निष्पक्ष निकाय के बनाने में 44वां संशोधन में विधि निहित किया गया। तो इसमें इसके अलावे भी जो निरुद्ध व्यक्ति है, डिटेन्ड पर्सन है, उसके संरक्षण से संबंधित कुछ मामले भी आपको विभिन्न केसेस से स्पष्ट हो जाएगा कि उसके संरक्षण अर्थात सलाहकार बोर्ड के समीक्षा के संदर्भ में निरुद्ध व्यक्ति को बहुत से संरक्षण प्राप्त है। जैसे एक मामला था नंदलाल वर्सेज पंजाब राज्य का 1981 का, जो निरुद्ध व्यक्ति विधिक सहायता लेगा अथवा नहीं लेगा। दूसरा मामला था हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के 1994 का, जिसमें जो उस समय मुंबई में जो घटना घटित हुआ था, आतंकवाद से संबंधित घटनाएं थी, जिसमें टाटा के अंतर्गत पुलिस बहुत से लोगों को डिटेंड किया था। उसी में यह मामला आया था जिसमें पुलिस जांच रिपोर्ट को 6 महीना से साल भर करने के संदर्भ में यह मामला था, जिसे भी आप विस्तृत रूप से पुस्तकों में देखकर समझ सकते हैं। और एक और मामला था AK राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1982 का भी मामला था। उसमें भी आप उसको भी जो न्यायालय के वर्डिक्ट है उसको जब डिटेल पढ़िएगा तो सलाहकार बोर्ड के जो समीक्षा के अधिकार है, जिसमें डिटेन्ड पर्सन को किस तरह से संरक्षण देने का विधि है, उसको स्पष्ट कर पाएंगे। इसके अलावे एक मामला जो कि शायद आप लोग कहीं पढ़े होइएगा या पुस्तकों में मिलेगा, वरुण गांधी से रिलेटेड है, जो NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वरुण गांधी को सरकार के द्वारा डिटेंड कर दिया गया था। सरकार के द्वारा उसे वरुण गांधी को डिटेंशन में डाल दिया गया था। उस संदर्भ में भी है कि उस समय इलाहाबाद में हाई कोर्ट में वह मामला आया जो चुनाव से संबंधित था, और वरुण गांधी बीजेपी के कैंडिडेट थे, अर्थात बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें उनको निरुद्ध किया गया था। उस पर न्यायालय की वर्डिक्ट या न्यायालय के निर्णय को भी पढ़ के आप निरुद्ध व्यक्ति के संरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा भाग है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, कि अगर डिटेन्ड पर्सन को सरकार के द्वारा या कोई किसी प्राधिकारी के द्वारा डिटेन्ड किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के पार्ट 5 में प्रावधान या उपबंधित है कि डिटेंशन के आदेश के जारी करने वाले प्राधिकारी को
यह निर्देश दिया गया है या यह निर्देशित किया जाता है कि वह डिटेन्ड पर्सन को यथाशीघ्र निरोध के आधारों अर्थात निरुद्ध व्यक्ति को किस ग्राउंड्स पर डिटेंशन में रखा गया है उन आधारों को बतावे। यानी कहने का अर्थ कि यदि डिटेन्ड पर्सन को विलेख या सामग्रियों को आधारों के साथ समय पर संसूचित नहीं किए जाने पर डिटेंशन अवैध हो जाएगा। यदि जो डिटेन्ड पर्सन यदि अपने रीजन को मांगता है या उसे मांगने का अधिकार है, यदि समय पर प्राधिकार के द्वारा उसे उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह जो डिटेंशन है वह अवैध हो जाएगा। इस पर भी कुछ मामला आया था कि गिरफ्तारी के कारण जानने के संबंध में भी पहला एक मामला हंसमुख वर्सेज गुजरात राज्य से संबंधित प्रमुख मामलों में है। दूसरा मामला भी इब्राहिम अहमद वर्सेज गुजरात राज्य से ही है जो 1982 में आया। इसी तरह से कि यहाँ पर है कि जो भी रीजन मांगने का है उसमें जो समय विलंब हुआ, समय विलंब के कारण न्यायालय ने उस डिटेंशन को ही इलीगल घोषित कर दिया, चाहे वह जो उर्दू में ट्रांसलेट करके देने का हो या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने में जो समय अवधि अधिक लगा और समय पर प्राधिकार के द्वारा सरकार के द्वारा डिटेन्ड पर्सन को यदि विलेख या सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई तो उस पर न्यायालय ने उसे इलीगल घोषित कर दिया, उस डिटेंशन को ही अवैध घोषित कर दिया। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि निरोधक विधि में जो न्यायिक पुनराविलोकन को, जो न्यायिक जजमेंट को यानी विभिन्न मामलों में जो आने लगा और भी अधिक मामला आया, बहुत से मामले हैं जो पुस्तकों में देखने को मिलेगा जिससे सरकार किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत या आंतरिक सुरक्षा के तहत यदि किसी व्यक्ति को डिटेंशन में रखता है तो डिटेंशन में रखने के कारण को स्पष्ट रूप से ससमय देने का जो प्रावधान किया गया अर्थात उसे देने का जो विधि निहित की गई है उस पर अगर समय से अधिकारियों के द्वारा नहीं होता तो न्यायालय उस पर उसके सरकार के विरोध फैसला देती है, विरुद्ध में निर्णय देती है, जिससे सरकार ने अंततः एक संवैधानिक संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया और उसके अधीन प्रावधान किया कि निरोध आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निरोध के विभिन्न आधारों में से कोई एक या कोई आधार अस्पष्ट या अस्तित्व में नहीं है तो निरोध जो डिटेंशन है वह अवैध नहीं होगी। तो इस जो अमेंडमेंट एक्ट के आने के फलस्वरूप एक मामला जो आया था शफीक अहमद वर्सेज जो जिला जज मेरठ का मामला 1990 में, उसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया या न्यायालय ने यह निर्णय दिया जिससे स्पष्ट होता है कि वह जो न्यू अमेंडमेंट एक्ट आया उसके आधार पर यह फैसला आया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरोध यदि कोई एक अनेकों ग्राउंड्स में कोई एक ग्राउंड्स या कोई ग्राउंड्स अस्तित्व में नहीं है या ससमय अगर निरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो वह डिटेंशन ही अवैध हो जाएगा। तो इसके विरोध में आया कि नहीं, डिटेंशन रहेगा, वह लीगल रहेगा, अर्थात एनएसए के अधीन निरोध अवैध नहीं होगा।
फिर तीसरा मामला आया था अभ्यावेदन देने का अधिकार, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि अभी जो जो डिटेन्ड पर्सन है उसे ससमय ग्राउंड्स रीजन मांगने का अधिकार है, रीजन प्राप्त करने का अधिकार है। तो उसी के संदर्भ में दूसरा है कि यदि रीजन प्राप्त होता है तो अपने बचाव में उस कारण के जवाब में वह रिप्रेजेंटेशन प्राधिकार को दे, सलाहकार बोर्ड को दे, अपने बचाव के लिए, अपने संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर है कि राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी आर्टिकल 22 के पार्ट 5 में यह उपबंधित किया गया है, यह प्रावधान निहित है कि डिटेन पर्सन के डिटेंशन ऑर्डर के विरुद्ध रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर दिया जाए। यदि डिटेन्ड पर्सन के मांगने पर डिटेंशन का आधार के तथ्य दिया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर वह रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सके, अभ्यावेदन दे पाए, इसलिए उसे दिया जाना आवश्यक है। और यदि निरुद्ध व्यक्ति डिटेन्ड पर्सन के अभ्यावेदन के निपटारे में प्राधिकार के द्वारा या सरकार के द्वारा विलंब होता है, उसमें समय लगता है, तो वह डिटेंशन का आदेश अवैध हो जाएगा। अर्थात जो डिटेन्ड पर्सन के राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार है, यह भी उसके संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो इस जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत एक मामला, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला कोर्ट में आया, जो कमलेश कुमार वर्सेज भारत संघ का मामला 1995 का में आया। अर्थात इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया, ठीक है, इसका डिटेल है, क्योंकि यह जो विदेशों से जो सामानों के जो घुसपैठिए के जरिए सामानों को भेजना या लाने, इस तरह का जो सब्जेक्ट था उससे आधारित है। तो इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि एनडीपीएस या कोफेपोसा COFEPOSA, इस जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं कोफेपोसा एक्ट के अधीन प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचना पाने का अधिकार भी डिटेन्ड पर्सन को प्राप्त है। यह सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और ऐसी सूचना नहीं देने पर डिटेंशन अवैध हो जाएगा। इसके अलावा चौथा जो अंत में है कि निरोधक के आदेश के न्यायिक पुनराविलोकन, अर्थात जो डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है, उसके लॉज के न्यायिक पुनराविलोकन भी हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। कि यहाँ पर ये है कि निवारक निरोधक विधि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के उपबंधों से स्पष्ट है कि निरोधक जो आदेश है या निरोध आदेश की शक्ति जो प्राधिकारियों ऑथोरिटीज के आत्मनिष्ठ समाधान सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर आधारित होते हैं। न्यायालय ने यह स्थापित किया या इस्टेब्लिश किया कि उपरोक्त विषय में उन परिस्थितियों की भी जांच की जा सकती है जिनके आधार पर वह समाधान आधारित हो, अर्थात वह सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन की बात हो। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू में भी बहुत से मामला आपको पुस्तकों में देखने को मिलेगा, बहुत से केसेज है, लेकिन एक प्रमुख मामला एडीएम जबलपुर वर्सेज एसएम शुक्ला जो 1976 के मामला है। उसमें न्यायमूर्ति श्री खन्ना ने
जो बाद में 1976 का जो मामला था, जो इमरजेंसी के बाद इसका फैसला आया, इसमें न्यायमूर्ति, इमरजेंसी पीरियड में ही इस पर डिस्कशन भी चल रहा था, कि श्री खन्ना ने अभी निर्धारित किया कि प्रेसिडेंट, ठीक है, इसका अगर डिटेल पुस्तकों में देखिएगा तो यह आपात संबंधी तथ्यों पर आधारित यह मामला था, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-1 से जो आपात संबंधी निर्णय पर भी सरकार के पक्ष में ही फैसला दिया, लेकिन उसमें जो अपने वर्डिक्ट में जो प्रिवेंटिव डिटेंशंस के मैटर था उस पर निर्णय दिया। श्री खन्ना ने अभी निर्धारित किया कि प्रेसिडेंट अर्थात भारत के राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद भी डिटेन्ड पर्सन अर्थात निरुद्ध व्यक्ति निरोध को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि या तो उसे चुनौती करने का या चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, या उसके केस में कानून की सम्यक पालन नहीं किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य कि इस जो एडीएम जबलपुर वर्सेज एसएम शुक्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि यदि डिटेन्ड पर्सन अपने कानूनी अधिकार के तहत न्यायालय में अगर चुनौती देता है, अगर याचिका देता है, तो उस याचिका पर कोर्ट अवश्य सुनवाई करेगी, क्योंकि वह उसे अगर कोर्ट के द्वारा सुनवाई नहीं होगा तो उसे यह कहने का अधिकार रह जाएगा कि उसके अधिकार, उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है, या उसके जो डिटेंशन है इसमें कानून का सम्यक पालन नहीं किया गया, अर्थात इस पर विहित प्रक्रिया के तहत इसका अवलोकन करके फैसला नहीं दिया गया। अर्थात सरकार यदि जिसको चाहे वह टाडा हो, मीसा हो, या अन्य भी आतंकवादी निरोधक कानून हैं, या राष्ट्रीय सुरक्षा से निहित विभिन्न जो कानून समय समय पर एक्ट के रूप में आते रहे हैं, उसके तहत तो सरकार अत्याचार पूर्वक कार्य करेगा और किसी को भी वह डिटेन करके जेल में रख पाएगी, अर्थात वह निरोधक कानून के अंतर्गत किसी को भी निरुद्ध कर पाएगी। और जनता को या उस पर व्यक्ति को जब अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर यह कानून की राज्य क्या है। और इसलिए जुडिशियल रिव्यू की भी आवश्यकता पर बल दिया गया। और कहने का अर्थ कि संवैधानिक जो निरुद्ध व्यक्ति के संवैधानिक संरक्षण के अधिकार के तहत उसे माने उसको जो सरकार या प्राधिकार के द्वारा डिटेंशन का जो आदेश है उसके विरुद्ध न्यायालय सुनवाई करेगी और उस पर उसको रिव्यू करेगी। तो इस तरह से आप सबों को मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉज है उसमें डिटेन्ड पर्सन को कौन कौन से संवैधानिक संरक्षण या कानूनी अधिकार प्राप्त है जिससे कि वो अपने बचाव कर सके, जिसमें प्रमुख रूप से 4 को बताए, क्योंकि जो बाद में 44वां संविधान संशोधन के बाद जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में सलाहकार बोर्ड के समीक्षा में भी कुछ प्रावधान निहित किया गया, या संवैधानिक संरक्षण को भी और मजबूत किया गया। दूसरा, उसको ग्राउंड्स जानने का अधिकार है कि उसे किस कारण उसे डिटेन रखा गया है, डिटेंशन में या जेल में गिरफ्तार किया गया है। और तीसरा है कि अगर ग्राउंड्स उसे मिलता है तो अपने बचाव में वह रिप्रेजेंटेशन दे सकता है या अपने वह अभ्यावेदन का अधिकार निरुद्ध व्यक्ति को है। इसके अलावा तीसरा जो बताया कि निवारक निरोध आदेश के विरुद्ध या आदेश का भी जुडिशियल रिव्यू होगा, अर्थात निरुद्ध डिटेन्ड पर्सन को संवैधानिक संरक्षण
यहाँ भी प्राप्त है। इस तरह से 4 प्रमुख भागों में इसे बांटकर प्रिवेंटिव डिटेंशन के पार्ट 2 को हम स्पष्ट करने का कोशिश किया, इसे समझाने की कोशिश किए। इसमें बहुत से मामले आए, प्रमुख मामलों को के शॉर्टकट में मैंने बताने का प्रयास किया। इसके विस्तृत रूप में आप पुस्तकों में देखेंगे, अनेकों मामला है और अनेकों वर्डिक्ट कोर्ट का आया है, और उसके बाद इसका स्पष्टीकरण होते गया है। तो इस प्रकार आज मैंने आप सबों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत निरुद्ध व्यक्ति को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है उसके संबंध में बताने का प्रयास किया। और इसको मैं ब्रीफली बताया हूँ। ये तो बहुत बड़ा विस्तृत रूप में है, जिसे पुस्तकों में देखकर और उसके मुख्य बिंदुओं को जैसे मैं अभी जो बताया, इसी संदर्भ में जो भी मेन पॉइंट्स है उसको आप नोट तैयार करेंगे और उसे सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे निरंतर LLB पार्ट 1 और प्री लॉ 3rd के विद्यार्थियों को पेपर 2 में प्रश्न आते रहे हैं, और इसमें अगर ढंग से सही से अगर 3 पेज 3.5 पेज भी आप लिख दोगे तो अच्छा नंबर प्राप्त करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।